बहुत पुरानी बात है। मेरी दादी हॉस्पिटल में एडमिट थी। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। मुझे अपनी दादी से बहुत लगाव था। रो रो कर मेरी आंखें लाल हो गई थी। माँ बाबूजी के लाख समझाने पर भी मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था। मेरी उन दिनों बीए की सेकेंड ईयर की परीक्षाएं चल रही थी, इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाने नहीं दिया गया। पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। किसी तरह मैंने एग्जाम की तैयारी की। दूसरे दिन मेरा साइकोलॉजी का पेपर था। पेपर कैसा हुआ मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। पेपर देकर मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। दादी वेंटिलेटर पर थी। उनको देखकर ही मैं रोने लगी। मैं हिचकियां लेकर रो रही थी, तभी बाबूजी आए। उन्होंने कहा, बेटे चिंता मत करो, दादी ठीक हो जाएंगी। मैंने कहा, बाबूजी मेरा पेपर परसों है, आज दादी के पास मैं रुक जाती हूँ। बाबूजी को मुझ पर दया आ गई और बाबूजी ने कहा, ठीक है, आज तुम यहीं रहो। मैं 5 बजे सुबह ही घर से आ जाऊंगा, तब तुम चली जाना। मैंने कहा, ठीक है। बाबूजी चले गए। हॉस्पिटल में खाना पीना 7 बजे तक हो गया था और 8 साढ़े 8 बजते बजते लगभग सारे मरीज सोने लगे। दादी क्योंकि आईसीयू में थी, इसलिए मुझे बाहर ही बैठना था। मैं काफी देर बाहर ही बैठी रही, कुछ पढ़ रही थी। तभी नर्स आई और उन्होंने कहा, आपकी दादी को होश आ रहा है। मैं दौड़कर दादी से मिलने गई। दादी का हाथ पकड़कर मैं काफी देर तक सहलाती रही। दादी ने कहा कि बैठो, और मैं वहीं रखे हुए स्टूल पर बैठ गई। दादी को बात करते देख मुझे भी थोड़ा संतोष हो गया था कि दादी अब ठीक है। मैं रात को भी नहीं सोई थी। दादी का हाथ पकड़कर मैं उनके बेड पर ही अपना सर रखकर सो गई। इंजेक्शन चाहिए जो हमारे हॉस्पिटल में नहीं है, आपको मेडिकल स्टोर से लाना पड़ेगा। मैंने तुरंत अपना पर्स उठाया और जाने के लिए पर्ची ली। लिफ्ट से मैं नीचे आ गई और मेडिकल स्टोर की तरफ जाने लगी। रात के 11 बज रहे थे। हॉस्पिटल में चारों तरफ सन्नाटा था। अंधेरे की वजह से रात में डर भी लग रहा था। मेडिकल स्टोर थोड़ा दूर था, लेकिन उसकी लाइट जलती देख मैं जल्दी जल्दी चल रही। मेरे पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। मैंने सोचा, चलो अच्छा है, कोई तो है, मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे चलने की गति थोड़ी धीमे हो गई, लेकिन जो भी मेरे पीछे था उसकी गति भी कम हो गई। मुझे खट खट दूध की आवाज साफ सुनाई पड़ रही थी। तभी वह अचानक मेरे बगल से गुनगुनाते हुए ये कहते हुए आगे निकल गया कि चाबी का गुच्छा दो ना। मैं सकपका कर उधर देखने ही लगी थी, तब तक वह गायब हो गया। मैं भागते कदमों से किसी तरह मेडिकल स्टोर पहुंची और दवा की पर्ची मेडिकल स्टोर वाले अंकल को थमाकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। जब मेडिकल स्टोर वाले अंकल ने मुझे दवा पकड़ाई तो मेरे हाथ कांप रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा कि बेटी क्या तुम ठीक हो, सब ठीक है ना, कौन बीमार है? तब मैंने उन्हें सारी बात बताई और कहा, अंकल मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। उन्होंने कहा, चलो मैं तुमको छोड़कर आता हूँ। उन्होंने एक लड़के को बुलाकर अपने काउंटर पर बैठा दिया और मेरे साथ हॉस्पिटल तक आए। मैंने दिल से उनका धन्यवाद किया और तुरंत हॉस्पिटल में चली आई। मुझे लिफ्ट में जाने में भी डर लग रहा था। किसी तरह मैं आईसीयू में पहुंची। नर्स ने दादी को इंजेक्शन लगाया। दादी गहरी नींद में सो गई और मैं वहीं बैठी रही। वहीं बेड पर सिर रखकर मैं बैठी थी कि मुझे झपकी आ गई। तभी अचानक खिड़की के बाहर से मुझे वैसे ही बूटों की आहट सुनाई पड़ी। मैं उठ गई और नर्स के पास चली गई जो टेबल पर सिर रखकर सो रही थी। फिर मैं लौट आई और आकर दादी के पास ही स्टूल पर बैठ गई। तभी लगा कि कोई खिड़की खटखटा रहा है। खिड़की के ऊपर एक रोशनदान था। उसके अंदर से कोई अपना सिर निकालकर, जिसके सर पर एक हैट था और उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल थी, कह रहा था, चाबी का गुच्छा दो ना। जब तक मैं मदद के लिए किसी को पुकारती तब तक वह जा चुका था। मैंने सोचा चलकर किसी से पूछती हूँ। मैं भागते हुए आईसीयू के बाहर कॉरिडोर में पहुंच गई और तभी बूटों की आवाज मुझे अपने पीछे आती हुई सुनाई पड़ी। मैं जैसे ही पीछे पलटी, सिर्फ एक आवाज सुनाई पड़ी, चाबी का गुच्छा दो ना। मैं भागती हुई दादी के बेड के पास जाकर बैठ गई। घड़ी देखा तो रात के 3 बज रहे थे। मेरी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक साथ कई कुत्तों की आवाज आने लगी।
थोड़ी देर में नर्स दादी को देखने आ गई। उसने मेरी बदहवास हालत देखी तो एकदम से बोली, क्या हुआ? आपके चेहरे पर इतना पसीना क्यों है? मैंने सारी बात उसको बताई। वह बोली, अच्छा तो वो आवाज आपको भी दिखाई पड़ी? मैंने अचकचाकर नर्स की तरफ देखा और बोली, आपको भी? तब उसने बताया कि हाँ, वह अक्सर लोगों को दिखाई पड़ता है, लेकिन आप डरिए नहीं, वे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने बताया कि उसने भी किसी से सुना था कि ये बहुत समय पहले कोई गार्ड था, उससे हॉस्पिटल की स्टोर रूम की चाबी कहीं गुम हो गई थी और उसे नौकरी से निकाल दिया था। वे बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन मैनेजमेंट ने उसकी एक ना सुनी। सबको शक था कि चाबी जानबूझकर उसने छुपा दी है। वह हताश और परेशान होकर अपनी साइकिल से जा रहा था, किसी कैंप में एक एम्बुलेंस से टकराकर वह वहीं गिर गया और खत्म हो गया। उसके कुछ ही समय के बाद शायद वह अपने ऊपर लगे इल्जाम की वजह से सबसे चाबी का गुच्छा मांगता है। तभी दादी उठ गई और पापा भी आ गए। मैंने पापा को दादी का हाल जल्दी जल्दी बताया और घर आ गई। दादी ठीक हो गई थी। इस बात को कई साल बीत गए, लेकिन आज भी हॉस्पिटल जाने के नाम पर मेरी रूह कांप जाती है। हॉस्पिटल की वह भयानक रात मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ाया करता था। मुझे रोज रोज वहाँ सुबह पहुँचना होता था। अक्सर मुझे देर हो जाती थी, इसीलिए मैंने उसी गांव के सरपंच से अपने रहने की व्यवस्था के बारे में बात की। उन्होंने कहा, मेरा एक घर है, उसकी सफाई करवा देता हूँ, आप चाहे तो वहाँ रह सकते हैं, लेकिन मैं गांव से थोड़ा बाहर है। मुझे तो अपनी रोज रोज की आने जाने की झंझट से मुक्ति चाहिए थी। गांव के घर वैसे ही खुले खुले होते हैं, अगल बगल बड़े बड़े शीशम के पेड़ थे। बहुत ही अच्छा लगा। मैंने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन जब घर गया तो जरूरत की सारी चीजें ले आया। मैंने अपना सामान जमा लिया। पहले दिन तो सरपंच जी ने ही चाय और खाना भिजवा दिया। मैंने भी कॉपियां चेक करके खाना खाया और एक सिगरेट सुलगाकर कश लगाने लगा। मैं बाहर के बरामदे में आ गया। शीशम के जो पेड़ दिन के सामने आंखों को शीतलता प्रदान कर रहे थे, इस समय बड़े डरावने लग रहे थे। मैं थोड़ी देर में ही अंदर आकर बिस्तर पर लेट गया और मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन जब स्कूल गया तो उस गांव के आसपास रहने वाले सुधीर, रघु और अरविंद ने कहा, भाई आज तो शाम को हम सब आपके यहाँ आएंगे और वहीं ताश वाश खेलेंगे, चाय पियेंगे, शाम अच्छी कटेगी, आपके लिए रात का भोजन भी लेते आएंगे। मैंने कहा, नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने घर आकर चाय पानी की व्यवस्था की। शाम हो गई। वे तीनों सुधीर, रघु और अरविंद 6 बजे मेरा खाना लेकर आ गए। चाय वगैरह पीकर हम लोग ताश खेलने बैठे। मैं खिड़की के पास ही एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। मेरे सामने सुधीर बैठा। रघु और अरविंद पलंग पर आमने सामने बैठ गए। पत्ते बटते ही एक अजीब वाकया हुआ। मुझे लग रहा था कि मेरे पीछे किसी की सांसों की आवाज आ रही है। मैंने पीछे घूमकर देखा तो कोई भी ना था। मैंने वहम समझकर फिर से अपना ध्यान खेलने में लगा दिया और खिड़की का पल्ला बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद ही अचानक खिड़की का पल्ला खुल गया और ऐसा लगा कि हवा के झोंके के साथ ही कोई खिड़की में से अंदर आ गया हो। सब लोग आराम से ताश खेल रहे थे और मैं इन छोटी छोटी चीजों की वजह से अपना ध्यान ताश में नहीं लगा पा रहा था। सब लोग थोड़ी देर ताश खेलकर चले गए और मैं रसोई में चला गया। रसोई में पहुंचते ही खाने की तेज खुशबू ने भूख जगा दी। जब मैंने खाने का डिब्बा खोला तो देखा कि उसमें रखा सारा खाना बिल्कुल गर्म था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी गर्म किया हो। मैं हैरान था कि इस खाने को आए लगभग 4 घंटे बीत गए। मैंने रसोई में ही खाना खा लिया। खाना बहुत स्वादिष्ट था। दूसरे दिन जब मैं स्कूल गया तब ब्रेक के समय मैंने सुधीर से बताया कि भाई खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था, लेकिन इतनी वैरायटी की क्या जरूरत थी। सुधीर मेरा मुंह देखने लगा। बोले, मैं तो सिर्फ दाल चावल सब्जी और 2 रोटियां लाया था, इसमें कौन सी ज्यादा वैरायटी थी। मुझे तो काटो तो खून नहीं। मैंने कहा, अरे नहीं भाई, उस डब्बे में तो 2 तरह की सब्जियां थी, रायता, पुलाव और एकदम गरम गरम कचौरियां, 2 गुलाब जामुन थे। डिब्बा बदल तो नहीं गया। सुधीर अवाक था। वह बोला, मैंने खुद अपने हाथों से डिब्बे भरे थे। मैं बहुत डर गया। छुट्टी के बाद जब मैं घर आया तो थकान से बिस्तर पर बैठते ही नींद आ गई। 1 घंटे बाद ही रसोई में कुछ खटर पटर सुनाई पड़ी तो मैं हड़बड़ा कर उठ गया और रसोई की तरफ भागा और वहाँ कोई भी नहीं था।
मैंने चुपचाप अपने लिए खाना बनाया, खाया, फिर बाहर आकर बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठकर सिगरेट पीने के लिए जैसे ही सिगरेट जलाई तो सिगरेट मेरे हाथों से किसी ने ले ली। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, मगर ये लग रहा था कि कोई सिगरेट पी रहा है। दोबारा मेरी सिगरेट जलाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। मैं उठकर कमरे में आ गया। शाम के 5 बज गए थे। मैंने सोचा सरपंच जी के यहाँ चलता हूँ, हो सकता है इन सारी बातों के पीछे कोई रहस्य हो। सरपंच जी ने मेरी पूरी बात सुनकर अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। मैं चुपचाप घर आने लगा। तभी मेरे एक विद्यार्थी के पिताजी मिल गए। वो मेरे साथ साथ ही मेरे घर की तरफ आ रहे थे। उन्होंने कहा, मास्टर जी आप किस चिंता में हैं? तबीयत ठीक है ना? मैंने उन्हें सब कुछ बताया। वे बोले, अरे मास्टर जी, ये घर 20 साल पहले सरपंच ने ही बनवाया था। उसके बेटे बहू इसी घर में रहते थे। सरपंच की पत्नी काफी तेज है। यही सोचकर उन्होंने बेटे की शादी के 1 साल बाद ही उसे घर में भेज दिया था। वे खाने पीने का शौकीन था और सिगरेट तो उसके हाथ में हर वक्त रहती थी। लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन जब वह अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल से लौट रहा था, तभी उसकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और दोनों ही खत्म हो गए। सरपंच जी ने पूजा पाठ भी करवाई थी, फिर भी लगता है दोनों की रूह इस घर के चारों तरफ घूमती रहती है, जो इसी तरह की घटनाओं से अपने वजूद की उपस्थिति का एहसास दिलाती है। आपके घर के पीछे एक बहुत बड़ा पोखरा है। उसके किनारे एक पीपल का पेड़ है। जब भी किसी के साथ ऐसी घटना होती है, वह एक सिगरेट का पैकेट और कुछ खाने पीने का सामान वहां रखकर आ जाता है। अब तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने उन महाशय से विनती की कि आप मेरे साथ घर चलें ताकि मैं अपना बैग ले लूं। उनके साथ घर आया और अपना बैग उठाया। उसी दिन मैं घर चला गया। दूसरे दिन जब स्कूल गया तो छुट्टी के बाद पहले एक सिगरेट का पैकेट और हाथ में गुलाब जामुन और कुछ कचौरियां पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आ गया। कमरा खाली कर सरपंच जी के पास गया और उनसे कह दिया कि मैं वहां नहीं रह सकता। वहां रहने का विचार छोड़कर अपने घर से ही आने जाने में भलाई समझी। जब तक स्कूल के आसपास उस गांव में रहता हूँ, सिगरेट जलाने का साहस नहीं कर पाता हूँ। बहुत साल पहले की बात है। मेरे बाबूजी की पोस्टिंग मुरादाबाद में हो गई थी और अभी उनको रहने के लिए घर नहीं मिल पाया था, इसलिए हम किसी गेस्ट हाउस में रुके थे। घर की सफेदी होकर तैयार होने में अभी भी शायद 1 हफ्ते का समय था, इसलिए हम गेस्ट हाउस में ही ठहरे थे। गेस्ट हाउस के अगल बगल खाली मैदान था। एक कमरे में एक बड़ा पलंग था। माँ, बाबूजी और मेरा छोटा भाई, वे लोग उस कमरे में सोए थे। और एक छोटा कमरा था, एक छोटा पलंग उसमें भी डाल दिया गया था। मैं और मेरी छोटी बहन उसी में सो गए थे। दोनों कमरों के दरवाजे बरामदे में खुलते थे। उस गेस्ट हाउस की किचन थोड़ी दूर पर थी, जहां जाने के लिए दरवाजा खोलकर लॉन को पार करके जाना पड़ता था। अभी हमें वहां आए 2 ही दिन बीते थे। उस दिन जब हम लोग रात को सोए तब रात के 1:30 बजे होंगे। तभी मुझे लगा कि दीवार की दूसरी तरफ कोई लंबी लंबी सांसें ले रहा है। कभी कभी खर्राटों की आवाज सुनाई पड़ने लग रही थी। मैं उठी और मैंने पानी पिया। बहन उस समय गहरी नींद में सो रही थी। पहले मैं सोचती रही शायद ये बाबूजी के खर्राटों की आवाज है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि आवाज बिल्कुल उसी दीवार से आ रही है जिसके बगल में मेरा पलंग था। मुझे डर लगने लगा और दरवाजा खोलकर बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। मैं डर के मारे सारी रात जागती रही। जैसे ही सुबह के 5 बजे मैंने झट से दरवाजा खोला और भागकर माँ का दरवाजा खटखटाया। जब माँ ने दरवाजा खोला तो मैंने उनको सब कुछ बताया। माँ ने कहा, अच्छा तुम इस कमरे में सो जाओ। मैं जाकर माँ के पलंग पर सो गई। पलंग क्योंकि छोटा था इसलिए मेरी माँ बहन के पास सोने चली गई। मैं सुबह देर तक सोती रही। दूसरे दिन उस कमरे में मेरे सोने की हिम्मत नहीं थी। तब बाबूजी ने मुझे चिढ़ाया और कहा, डरपोक बच्ची, आज उस कमरे में मैं सो जाता हूँ। उस दिन मैं अम्मा के साथ ही सो गई, लेकिन लगभग 2 बजे दरवाजा खटका तो बाबूजी सामने दरवाजे पर खड़े थे और उन्होंने कहा कि मैं भी इसी कमरे में सोऊंगा। मैं नींद में थी तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला। जब सुबह उठी तो बाबूजी ने बताया कि उनको भी रात को वैसा ही महसूस हुआ। हमारा परिवार काफी डर गया था। हम लोग सोच रहे थे कि कब हम अपने घर में जाएंगे। तीसरे दिन रात को हमने बिस्तर जमीन पर लगा लिया और एक ही कमरे में सो गए। उस दिन रात को भाई के पेट में दर्द हो रहा था और वो बहुत रो रहा था।
दरवाजा खोलकर किचन में जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पेट की सिकाई के लिए पानी गर्म करना था। किचन तक जाने के लिए लॉन पार करना पड़ता, इसलिए हम सभी लोग टॉर्च लेकर एक साथ निकले। हमने जैसे ही दरवाजा खोला तो लगा कि गेट के पास कोई खड़ा है, जो कि हमारे दरवाजे से काफी दूरी पर था। बाबूजी ने जोर से चिल्लाकर कहा, कौन है? और जैसे ही वह पीछे की तरफ पलटा, हम सबकी डर के मारे हालत खराब हो गई। एक साया काफी लंबा और काला लबादा ओढ़े हुए हमारे दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। अम्मा ने सबका हाथ पकड़ा और पीछे की तरफ खींच लिया। झट से दरवाजा बंद कर लिया। बंद दरवाजे के अंदर सबकी कंपकपी छूट रही थी। भाई का रोना बंद नहीं हुआ था। वह रोता रहा और रोते रोते थक कर सो गया। हम तीनों रात भर बैठे रहे। सुबह 5 बजे तो बाबूजी ने दरवाजा खोला और देखा कि हमारे दरवाजे के पास किसी के पैरों के निशान थे। हम लोग बहुत ज्यादा डर गए। चौथे दिन जब बाबूजी ऑफिस से आए तब उन्होंने बताया कि बस आज की रात और यहाँ रहना है। उसके बाद हमारे घर की सफाई वगैरह सब हो जाएगी। व्हाइट वॉशिंग का काम पूरा हो गया था। कल तक तो पूरा हो ही जाएगा और हम कल ही अपने घर में चले जाएंगे। उस दिन भी हम लोग एक ही कमरे में सोए। तभी रात को 2 बजे के करीब लगा कि बाहर कोई औरत रो रही थी और रोते रोते उसकी हिचकियां सी बंद गई थी। सबसे पहले मेरी नींद खुली। मैंने माँ को जगाया। माँ को भी रोने और हिचकियों की आवाजें सुनाई पड़ी। तभी थोड़ी देर में हमें लगा कि खिड़की के पास कोई खिलखिला कर हंस रहा है। आज भी रात को तीनों सो नहीं पाए। भाई तो छोटा था। अभी हम सोने की कोशिश ही कर रहे थे, तभी लगा हमारी खिड़की के पास बाहर लगे शहतूत के पेड़ की डालियों को कोई बहुत जोर जोर से पकड़कर हिला रहा है। रोने हंसने की आवाजें आनी बंद हो गईं। वह रात भी हमने किसी तरह से गुजारी। सुबह होते ही बाबूजी ऑफिस चले गए। माँ किचन के काम में लग गई। दोपहर का समय था। मैं अपने भाई के साथ बाहर लगे लॉन में एक चेयर लेकर बैठ गई और कोई मैगजीन देख रही थी। बहन माँ के पास बैठकर कुछ खा रही थी। तभी गेट खटका। माँ किचन में थी और मैंने देखा कोई औरत गुलाबी साड़ी में गेट के पास खड़ी थी। मैं उठकर गई तब वह बोली कि ये बच्चा कौन है? ये तुम्हारा भाई है? मैंने कहा हाँ। वह बोली थोड़ी देर के लिए इसे मुझे दे दो। मैं डर गई थी। 3 रातों से वैसे ही नहीं सोई थी। मैंने भाई को गोद में उठाया और भागकर माँ के पास किचन में चली गई। और जब हम वापस आए तो वह औरत जा चुकी थी। जब शाम को बाबूजी आए तो उन्होंने हमें बताया कि हम लोग तो अच्छे फंस गए इस गेस्ट हाउस में। जितने लोग यहाँ रहे सबके साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं। चलो जल्दी से सामान बांधो। और अब हम लोगों का ट्रक भी आ गया है। चलकर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम लेकर हम अपने घर में चले गए। वहां जाकर हमने हवन और पूजा पाठ भी करवाया। लेकिन गेस्ट हाउस में बिताई हुई वो रातें आज भी हमें और हमारी परिवार को कभी नहीं भूलती। हम चाहे माने या ना माने, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। ये घटना सन 2002 की है। मैं और मेरी पत्नी एक बार बक्सर से बनारस अपनी गाड़ी से जा रहे थे। 15-20 किलोमीटर जाते ही गाड़ी पंक्चर हो गई। हम अपनी गाड़ी बनवा रहे थे, तभी किसी ने बताया कि आगे का रास्ता काफी खतरनाक है। एक तो बारिश का समय है और रास्ते में गड्ढे भी बहुत हैं। रास्ता सुनसान भी है। आप लोग आज की रात यहीं बिताइए, कल सुबह निकल जाइएगा। लेकिन हमारा बनारस जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे चाचा के बेटे की शादी थी। हमारी गाड़ी में बहुत सारा सामान भी था जो कि शादी के लिए पहुंचाना जरूरी था। हमने दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और हम रात के 10 बजे वहां से निकल गए। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मेरी पत्नी थोड़ा डर गई थी। हम लगभग 40 किलोमीटर चल चुके थे। आगे का रास्ता वाकई सुनसान था और दोनों तरफ बड़े बड़े घने पेड़ थे। कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। चांदनी रात और गाड़ी की रोशनी से ही हम आगे का रास्ता देख पा रहे थे। हम काफी दूर निकल गए थे। मेरी पत्नी बोली, अब तो सामने सड़क भी नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक दो, हम चलकर कहीं चाय पी लेते हैं। लेकिन चाय की दुकान भी कहीं नहीं दिखाई पड़ रही थी। रात के करीब 3 बज रहे थे। तभी सामने एक जगह थोड़ी सी रोशनी दिखाई पड़ी। मेरी पत्नी जोर से चिल्लाई, अरे देखो वहाँ रोशनी है, शायद हमें वहाँ चाय मिल जाए। मैंने गाड़ी रोक दी और हम चाय की दुकान पर चले गए।
वहां देखा एक बूढ़ा आदमी और एक लड़का, दोनों ही दुकान पर बैठे थे और दो एक ग्राहक वहां चाय पी रहे थे। ठंड का टाइम था। हमने भी 2 चाय का ऑर्डर दिया और बड़े से कुल्हड़ में चाय लेकर अपनी गाड़ी में आ गए। हम अपनी गाड़ी में बैठकर चाय पीने लगे। गरम चाय से जैसे लगा बिल्कुल ताजगी आ गई। तभी हमारी खिड़की पर खटखट की आवाज हुई। मेरी पत्नी ने शीशे खोलकर देखे तो सफेद साड़ी पहने हुए एक खूबसूरत लड़की खिड़की का शीशा खटखटा रही थी। उसके हाथों में 1-2 दवाइयों की शीशी थी। मेरी पत्नी ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, शीशा तो खोलो। जब उसने शीशा खोला तब वह औरत बोली, मुझे भी उसी तरफ जाना है, क्या आप मुझे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देंगे? मैंने उसको इशारा किया, ठीक है, पीछे बैठ जाओ। चाय पीकर हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी। तब हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा था कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि ये बात तो मेरे जहन में थी ही नहीं कि आजकल के समय में भी इस तरह की चीजें होती हैं। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। हम थोड़ी दूर गए कि मेन रोड आ गई। सामने सड़क सुनसान थी। गाड़ी की दोनों तरफ लंबे लंबे पेड़ खड़े थे। हवा भी चल रही थी। बारिश तो पहले से हो ही रही थी। मेरी पत्नी उस पीछे बैठी हुई औरत से बातचीत करने लगी। उसने पूछा, इतनी रात को अकेले आप कहाँ जा रही हैं? तो उसने कहा, मैं तो हमेशा अकेले ही जाती हूँ। मेरी पत्नी बोली, क्यों, आपके घर में कोई और नहीं है? तब उसने कहा, नहीं, मेरे 2 बच्चे भी हैं और मेरे पति भी हैं, लेकिन अब मैं अकेली रहती हूँ। मैं उनकी बातें सुन रहा था और मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मैं गाड़ी के शीशे में से उस औरत की शक्ल देख रहा था। मुझे उसकी आंखें सामान्य से कुछ अलग लग रही थी। तभी वह मेरी पत्नी से बोली, सड़क पर बारिश के दिनों में बहुत फिसलन हो जाती है और अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अभी 2-3 महीने पहले मैं अपने बच्चे की दवा लेने के लिए सामने मेडिकल स्टोर से दवाई लेने जा रही थी और वापस आते समय किसी लाल रंग की गाड़ी ने मुझे धक्का मार दिया और मैं सड़क पर 4 घंटे तक बेहोश पड़ी रही। लेकिन किसी आने जाने वाले ने मुझे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया और अंत में मैंने दम तोड़ दिया। मेरी गाड़ी का रंग भी लाल ही था। उसके इतना कहते ही मेरे पैर अचानक गाड़ी के ब्रेक पर पहुंच गए और गाड़ी एक झटके के साथ एक पेड़ से टकराई और रुक गई। मैंने देखा पत्नी का सिर झटके से गाड़ी रुकने की वजह से डैशबोर्ड से टकराया और वे चीख कर बेहोश हो गई। जब मैंने पिछली सीट पर देखा तो वो औरत वहां नहीं थी। मैंने किसी तरह पत्नी के मुंह पर पानी का छींटा मारा, उसको हिलाया डुलाया। तब उसने आंख खोली और बोली, जल्दी चलो। मैंने उसे पिछली सीट पर लिटा दिया। हमारा घर अभी काफी दूर था, इसलिए रास्ते में पड़ने वाले एक अस्पताल के सामने मैंने गाड़ी रोककर पत्नी को सहारा देकर नीचे उतारा और वहां इमरजेंसी में ले गया। वहां जाकर सब कुछ बताया। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां दी और इंजेक्शन लगाया। उसकी स्थिति थोड़ी सामान्य हो गई। मैं उस सर्द रात में भी अस्पताल के एक बेंच पर बैठे बैठे पसीने पसीने हो रहा था और सुबह होने का इंतजार करने लगा। इंजेक्शन की वजह से पत्नी की तो आंख लग गई, लेकिन मेरी आंखों की नींद गायब हो गई थी। बार बार उस औरत का चेहरा सामने आ जाता था। जैसे तैसे सुबह हुई और हमने वही कैंटीन में चाय पी। इसके बाद गाड़ी में आकर बैठ गए। घर पहुंचकर जब सबको इस घटना के बारे में बताया तब सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस दिन के बाद मैंने कसम खाई कि अब कभी गाड़ी से रात का सफर नहीं करूंगा। उस दिन मैं और मेरी पत्नी दोनों की ही जान जा सकती थी। पता नहीं किन अच्छे कर्मों ने हमें बचा लिया। शायद लाल गाड़ी वालों को वो हमेशा देखती होगी और कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाती होगी।